निवासी साथियों, बहुजन क्रांति मोर्चा यूट्यूब चैनल पर मैं जसविंदर सोंधी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने आज का अनाउंस किया था कि बौद्ध पूर्णिमा के मौके पर हम आपके साथ एक बौद्ध पूर्णिमा को समर्पित प्रोग्राम करेंगे और आज हम इस प्रोग्राम को करने जा रहे हैं और हमारे साथ इंडिया से बामसेफ के हरियाणा के जो इंचार्ज हैं अमित माटे जी हमारे साथ जुड़े हैं। वो हमारे साथ वो बौद्ध के जीवन बौद्ध के इस विषय पर अपनी बात पूरी रखेंगे। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आपको बौद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है कि प्रथम समाज सुधार का जो इतिहास है वो बौद्ध से शुरू होता है। बौद्ध तथागत गौतम बुद्ध समाज सुधारकों में से सबसे प्रथम और सबसे महान थे। समाज सुधार के इतिहास में गौतम बुद्ध के इतिहास को छुए बिना, उनकी उपलब्धियों को बताए बिना ये जो इतिहास है अधूरा ही रहेगा। आइए हम जानते हैं बामसेफ के इंचार्ज हरियाणा के अमित माटे जी से। अमित माटे जी, जयमूल निवासी बहुजन क्रांति मोर्चा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जय मूल्यवासी जसविंदर जी जी, आपको अमित माटे जी करने के लिए मौका दिया है जी, और आपको भी तथागत बुद्ध की 256 जयंती के उपलक्ष्य में बधाई। सभी भारतवासियों को भी और साथ में सभी विश्ववासियों को भी। बुद्धा को विश्व गुरु भी कहा जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हम सर, हमारा जो विषय है, क्या बुद्धा का आंदोलन मूल निवासी लोगों की आजादी का आंदोलन था? बुद्धा के आंदोलन को पूर्व जीवित करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमारे जो दो विषय है सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि बुद्ध के सदम में सबसे पहले जो लोग कहते हैं कि जो बुद्ध का इतिहास हम जानते हैं कि इसका ब्राह्मणाइजेशन किया हुआ है। बहुत सारी भ्रांतियां बुद्ध को लेकर इस देश के शासक वर्ग ने डेवलप की हुई है। सबसे पहले आप थोड़ा सा सर ये बताइए कि बुद्ध कौन थे? बुद्ध क्षत्रिय थे और क्षत्रिय नहीं थे? बुद्ध कौन थे? तो ये हमें थोड़ा सा बताइए शुरू में। देखिए, जो आपने कहा है कि बुद्ध के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैला दी गई है, ये सही बात है। अगर इस देश का इतिहास अगर हम जानना चाहते हैं तो मैं क्लियर कर दूं कि इस देश का इतिहास अगर हमें समझना है तो बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण से अगर समझा जाए तो ही इस देश का इतिहास हमें समझ में आने वाला है, अन्यथा नहीं। क्योंकि आपने जो बात बोली है, इतनी ज्यादा भ्रांतियां फैला दी गई और झूठ फैला दिया गया है और उसका झूठ का इतना ज्यादा प्रचार कर दिया गया है कि वो झूठ तो सच लगने लगा। तो अगर बुद्धा को समझना है या इस भारत देश के इतिहास को समझना है, प्राचीन भारत का इतिहास हो या आधुनिक रहो, तो बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण से अगर समझा जाए तो ही समझ में आने वाला है, अन्यथा तो समझ में आने वाला नहीं। तो बाबा साहब ने भारत के इतिहास के बारे में कहा है कि भारत का इतिहास क्या है। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि भारत का इतिहास यह क्रांति और प्रतिक्रांति का इतिहास है। एक लाइन में बाबा साहब ने क्लियर कर दिया कि भारत का इतिहास क्या है, तो क्रांति और प्रतिक्रांति का इतिहास है। तो अगर हमें अपने भारत देश की हिस्ट्री को अगर स्टडी करना है तो दो बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कब कब क्रांतियां हुई है और कब कब प्रतिक्रांतियां हुई है। ये पहली बात। दूसरी बात, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट द बैटल बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। भारत का इतिहास क्या है? तो बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म के संघर्ष का इतिहास है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो बुद्धा को लेके जो मेन भ्रांति जो आपने सवाल किया है, वो सवाल ये है कि बुद्ध को क्षत्रिय करके घोषित किया गया है और उसका प्रचार किया गया है। और बहुत सारे जो पंजाबी में 2.5-3 साल रहा, जो धार्मिक गुरु बने बैठे या जो खुद को विद्वान मान के बना बैठे, पर्टिकुलर कौन को लेके चलते हैं, वो बाबा साहब का तो फोटो साथ में रखते हैं, मतलब बुद्धा के विरोध में प्रचार करते हैं। बुद्धा तो क्षत्रिय है। तो उनके बारे में एक बात कह दूं कि उनको इतिहास की ठीक से समझ नहीं। अब ये समझ बोलना भी बड़ी बात हो गई है, उनको इतिहास की ठीक से जानकारी नहीं है। जो लोग बुद्धा को क्षत्रिय वो हमारा विरोधक बना के लोगों के सामने पर्टिकुलर पेश कर रहे हैं, तो इतिहास की ठीक से जानकारी ना होने के कारण ये लोग भ्रमित हो गए। अब हिस्ट्री को अगर पढ़ना है, दो चीजें पढ़नी पड़ेगी, एक प्रतिक्रांति के पहले की और एक प्रतिक्रांति के बाद की। तो प्रतिक्रांति का जो मामला हम देखते हैं, वो पुष्यमित्र शुंग ने जो सम्राट गौरदत्त की हत्या की थी, उसके पहले की हिस्ट्री और उसके बाद की हिस्ट्री। तो पुष्यमित्र शुंग ने जो प्रतिक्रांति की, उसके पहले की हिस्ट्री में जो क्षत्रिय बनाए गए थे,
उसके पहले की हिस्ट्री में जो वैश्य बनाए गए थे, उसके पहले की हिस्ट्री में जो शूद्र बनाया गया था, वो हमारे मूल्यों में से ही थे। और ओरिजिनल जो क्षत्रिय वाला मामला चल रहा है, तो क्लियर कर दो कि उस समय हम लोग गण व्यवस्था के समर्थक हुआ करते थे, ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था लागू करना शुरू किया था। तो 5 गण उस समय हुआ करते थे, शाक्य, निष्क्रिय, कुलीन, द्रविड़ और गौड़। ये 5 गण हुआ करते थे, गण व्यवस्था हुआ करती थी। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो थे, ये शाक्य गण के थे, ये शाक्य गण के थे। तो गण व्यवस्था एक व्यवस्था इस देश में प्रस्तावित थी, उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए देखिए, जब अगर आपको एक चीज खत्म करना चाहते हो तो आपको पैरेलल में एक नई चीज खड़ी करनी पड़ती। तो हमारे देश की जो गण व्यवस्था थी, उस गण व्यवस्था को खत्म करने के लिए ब्राह्मण ने क्या किया, वर्ण व्यवस्था इस देश में लागू करना शुरू किया। एक व्यवस्था को खत्म करने के लिए दूसरी व्यवस्था का जब उन्होंने निर्माण किया, तो जो हमारे यहाँ के लोग थे, मूल्यवासी राजा लोग थे, उनको क्षत्रिय तत्व का दर्जा देना उन्होंने शुरू किया, हमारे ही लोगों। तो उस समय के जो क्षत्रिय थे, प्रतिक्रांति के पहले के क्षत्रिय, वो हमारे ही मूल्यवासी लोग थे। तो आगे आने वाले समय में क्या हुआ कि इन लोगों ने हिस्ट्री लिखी, इन लोगों ने बुद्धा राजकुमार थे और उनके फादर जो थे उस समय राजा बन गए थे बुद्धा के जन्म के बाद। तो बुद्धा की जो हिस्ट्री लिखी थी, तो बुद्धा को भी प्लानिंग के साथ क्षत्रिय डिक्लेयर किया गया, बल्कि प्रतिक्रांति के बाद और प्रतिक्रांति के पहले। ये पार्ट समझ में नहीं आने के कारण अभी जो मैक्सिमम लोग है, तो दुष्प्रचार करने वाले लोग बुद्धा को क्षत्रिय घोषित करते हैं, बल्कि उस समय के क्षत्रिय भी हमारे ही थे, उस समय के गण व्यवस्था के भी लोग हमारे ही थे। प्रतिक्रांति के बाद के जो क्षत्रिय है, ये इन्हीं में से कन्वर्टेड है ब्राह्मण के साथ। ये मेन मामला है कि प्रतिक्रांति के पहले जो क्षत्रिय थे वो हमारे अपने मूल्यवासी लोग थे, प्रतिक्रांति के बाद के जो क्षत्रिय है इनमें से कन्वर्टेड है, और डीएनए की स्थिति करती है। जी जी बिल्कुल, अमित माटे सर, बहुत धन्यवाद आपका। सो हम आपके ये भी जानना चाहते हैं सर कि बुद्ध के समय जो सामाजिक स्थिति क्या थी, क्या उस समय जातियां थी कि वर्ण थे? उस समय जातियां थी और वर्ण थे, उसके समय की सामाजिक स्थिति के बारे में बताइए थोड़ा सा। देखिए, बुद्धा के समय की अगर बात करेंगे तो बुद्धा का जो संघर्ष है, उस समय का जो बुद्धा का संघर्ष है, ये 3 बातों को लेकर था। क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बुद्धा ने अपना आंदोलन शुरू किया। उस समय की परिस्थितियां, इस समय की परिस्थिति अगर है तो हमें इस समय की परिस्थिति को ध्यान में रखकर आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। तो उस समय 3 चीजों का मेन मामला चल रहा था कि बुद्धा ने क्या किया, बुद्धा ने जो वेदों की सत्ता जो थी, ब्राह्मणों अपने वेदों की सत्ता जो लाना चाहते थे, बुद्धा ने वेदों की सत्ता को नकार दिया। पहला पॉइंट जो बुद्धा ने अपनी लड़ाई जो संघर्ष किया, वो 3 चीजों के खिलाफ किया। ब्राह्मण लोग क्या कर रहे थे, क्या करना चाहते थे, बुद्धा ने वेदों की सत्ता को नकार दिया, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि धर्म के नाम पे ये जो यज्ञों में बेमतलब बलि दी जा रही थी, यज्ञों के नाम पे, धर्म के नाम पे बलियां दी जा रही थी, मतलब प्राणी हिंसा की जा रही थी, उसके खिलाफ बुद्धा ने आंदोलन शुरू किया। और तीसरा जो मामला था वो था जो ब्राह्मण को किसी देश में वर्ण व्यवस्था बना लागू कर रहे थे। वर्ण व्यवस्था उस समय जातियां नहीं थी जी। उस समय जो बुद्धा ने लड़ाई लड़ी, किसके खिलाफ लड़ी, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है। बुद्धा साहित्य में जाति के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो ऐसा नहीं है। जातियों का निर्माण प्रतिक्रांति के बाद का है। फिर क्लियर कर दो, ये जो मामला है हर लोगों को समझना चाहिए। पुष्यमित्र शुंग की प्रतिक्रांति की, उसके बाद की हिस्ट्री को अलग पढ़ना है और उसके पहले की हिस्ट्री को अलग पढ़ना है। तो पुष्यमित्र शुंग के पहले की हिस्ट्री में कास्टिज्म वाला मामला नहीं था। तो बुद्धा की जो मेन लड़ाई थी वो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थी। वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बुद्धा ने आंदोलन किया। लेकिन जो बलियां दी जा रही थी, प्राणी हिंसा की जा रही थी, उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। और जो इस देश में वेदों की सत्ता को मानकर जो असमानता का व्यवहार किया जा रहा था, उसके खिलाफ बुद्धा ने इस समय आंदोलन चला। जी। सो सर, बुद्धा के समय जो उसकी समस्याएं कौन सी थी, जिसकी समस्या के विरोध में उन्होंने अपना आंदोलन खड़ा किया, लोगों को इकट्ठा किया? सो आपने बहुत अच्छा बताया कि उस समय जो वर्ण की समस्या थी, उसमें वर्ण थे, जातियां नहीं थे। ये हमारी जानकारी में आपने बहुत वादा किया। बुद्ध ने लोगों को इकट्ठा कैसा किया उस समय, किन मुद्दों पर इकट्ठा किया उस टाइम? समाज की और सबसे बड़ी समस्या समाज की कौन कौन सी थी तो उसके उस समय में? उस समय की जो देखिए मेन समस्या जो है ना, बुद्धा ने लोगों को जो संगठित करने का जो काम किया उसके में किया। और मेन समस्या क्या थी, ये बात करें तो उन्होंने पहले 3 चीजें पहले ही बता दी है कि जो वेदों की सत्ता को जो था उसको नकारा था, वेदों में जो बलियां दी जा रही थी उसको नकारा था, और एक वर्ण व्यवस्था। ये 3 चीजें देखिए। वेदों की सत्ता ये कहा जाता था कि वो भगवान द्वारा निर्मित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, उसका एज इट इज स्वीकारना है। जो असमानता की विचारधारा वो लोग फैला रहे थे। पहली बात असमानता की विचारधारा। दूसरी चीज है बलियां जो दी जा रही थी, उसमें बेमतलब लोगों का खर्चा बढ़ रहा है। वो यज्ञ जो होते थे बहुत ज्यादा खर्चिक होते थे,
उसमें लोगों का राजाओं का नुकसान हो रहा था। तीसरा जो असमानता वर्ण व्यवस्था बनाया जा रही थी, इसमें हमारे ही लोगों को शूद्र बनाया जा रहा था, और शूद्र बना के जो वर्ण व्यवस्था बनाई जा रही थी, इसमें क्या किया जा रहा था, वंचित किया जा रहा था अधिकारों से। और सबसे मेन बात इसमें क्या है, स्त्रियों को पूरी तरह से वंचित किया जा रहा था। शूद्रों को तो सभी अधिकारों से वंचित किया जा रहा था, स्त्रियों को भी वंचित किया जा रहा था। उसमें एक मेन था कि शिक्षा के अधिकार से भी वंचित किया जा रहा था। ये जो 3-4 बातें जो मेन थी, इसके खिलाफ बुद्धा ने लोगों में जागृति करना शुरू किया। तो जब बुद्धा ने जाके लोगों को समझाया कि ये जो चीज आप लोग कर रहे हो, इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, बल्कि ये तो हमें ही असमान बनाने की प्रक्रिया इन लोगों ने आरंभ कर दी है। तो जब बुद्धा ने उस समय की समस्या को लेकर लोगों में गए और उनका विचार परिवर्तन किया, देखिए बुद्धा का आंदोलन क्या है, बुद्धा ये चीज जानते थे कि जो इस देश में जो समस्या निर्माण की जा रही है असमानता की, ये विचारधारा के आधार पर, ये जो समस्या है ये क्या है, विचार आधारित समस्या है। तो इस समस्या को अगर खत्म करना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, विचार ही एक काउंटर विचार इसके खिलाफ निर्माण करना पड़ेगा और लोगों तक जाना पड़ेगा। जो विचार हम कहते हैं कि बुद्धा ने अपने खुद के साथ संघर्ष करके विकसित किए। जो हमें कहा जाता है कि बुद्धा ने जो हुआ प्राप्त हुआ नहीं, प्राप्त किया। और एक बार शुरुआत में बता दो कि जो चीज आपने कही थी सुधारा, तो बुद्धा को सुधारक कहना सही नहीं होगा। बुद्धा को नहीं, हमारे जीवन को सुधारक कहना सही नहीं। सुधारक क्या होता है, व्यवस्था ऐसी बनी हुई है, एज इट इज व्यवस्था को ऐसे ही रखो जैसे ये व्यवस्था बनाई है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये व्यवस्था बनाई गई, तो इस व्यवस्था को आप ऐसा ही रखो और इसके अंतर्गत सुधार करते जाओ, ये हो गया सुधार। अगर बुद्धा से देखें तो हमारे अभी तक के जितने महापुरुष कि उन्होंने क्या किया, इसके अंदर सुधार करने का काम किया, उन्होंने क्या किया, परिवर्तन करने का काम, इस व्यवस्था में ही परिवर्तन। तो सुधार शब्द जो है वो हमें डालना पड़ेगा, और सुधार के जगह डालना पड़ेगा कि हमारे जितने महापुरुष थे उनका आंदोलन सुधार का आंदोलन ही था, तो उनका जो आंदोलन था ये परिवर्तन का आंदोलन। अब अगर बुद्धा को समझना है तो एक बात क्लियर कर दो, क्योंकि बुद्धा को अगर समझना है कि बुद्धा ने जो आंदोलन किया इसकी चीज से है, ये बहुत मेन बात है। क्योंकि देखिए जब बुद्धा ने धम्मा को पढ़ते हैं लोग या बुद्धा के किसी भी साहित्य को पढ़ते हैं, एक कॉमन बात आपको बताएंगे कि बुद्धा ने जो अपना सर्वस्व त्याग वो किस चीज की वजह से त्यागा। एक कॉमन जवाब सभी से मिलेगा कि रोहिणी नदी थी, उसके पानी की वजह से जो झगड़ा हुआ, उस झगड़े की वजह से सब कुछ त्यागा और आगे निकल गए। तो अगर बुद्धा ने सिर्फ रोहिणी नदी के पानी के वजह से जो शाक्य और कोलियों में झगड़े होते थे, अगर उसी की वजह से अपना सर्वस्व त्यागा और लोगों में जाके इतना अपने 80 साल बिताए, तो उसमें एक ये भी दिया हुआ है कि जब बुद्धा सब कुछ त्याग के निकल जाते हैं तो बाद में उनको 5 परिव्राजक मिलते हैं और उनको ये चीज बताते हैं कि जिस चीज की वजह से आपने अपना सब कुछ त्यागा था, रोहिणी नदी की वजह से, रोहिणी नदी के पानी की वजह से तो झगड़ा हो रहा था, तो शाक्य और कोलियों में समझौता हो गया है, वो झगड़ा भी खत्म हो गया है। तो अगर झगड़ा खत्म हो गया था तो बुद्धा ने भी वापस लौट जाना चाहिए था। अगर उसी की वजह से बुद्धा ने अगर घर त्याग किया था, सर्वस्व त्यागा था, तो बुद्धा ने जब वो झगड़ा खत्म हो गया वापस लौट जाना चाहिए था, बुद्धा ने लौट गया। इसके पीछे दो रीजन क्या थे। जब बुद्धा घर छोड़ के जब जा रहे थे तो यशोधरा ने उनको कहा था, जो बुद्धा की वाइफ थी, कि जो आप अपना सर्वस्व त्याग के जा रहे हो, अपने सगे संबंधी को छोड़ के जा रहे हो, तो ऐसे पथ का निर्माण करो जो सभी के भलाई का पथ हो। एक तो यशोधरा ने बुद्धा को बात कही कि आपको जब सब कुछ छोड़ के जा रहे हो तो ऐसे पथ का निर्माण करो जो सभी समाज के भलाई का पथ हो। एक बात ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि बुद्धा का जब बुद्ध को प्राप्त होता है तो बुद्धा चिंतन करते हैं कि मैंने जो अपना सर्वस्व त्यागा और बाहर निकला वो किस वजह से। तो बुद्धा कहते हैं वर्ग संघ। मैंने जो सब कुछ त्यागा अपना वो किस वजह से त्यागा, तो जो वर्गों में संघर्ष था उसकी वजह से त्यागा। ये मेन रीजन, ये दो मेन रीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि बुद्धा का सर्वस्व त्याग के जाने का जो था, समाज में जो नया मार्ग निर्माण करने का था, उसके पीछे तो यशोधरा थी और दूसरा था वर्ग संघ। वो तो एक कारण बना, रोहिणी नदी का जो मामला था वो एक कारण बना त्यागने का। ये मेन रीजन है। दो बुद्धा ने कारणों को लेकर वर्ग संघ और यशोधरा ने जो कहा कि नए मार्ग का निर्माण करो, इन दो बातों को लेकर बुद्धा ने वापस आना सही नहीं समझा और एक नया मार्ग ढूंढा और वो लोगों को बहुत सारी रास्ता निर्माण विचारधारा। हाँ, बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसे कि अमित माटे जी ने बताया कि जो बुद्धा के घर छोड़ने का, गृह त्यागने का जो मसला था वो क्या था। सो बहुत अच्छा है वो
उम्मीद करते हैं कि आपकी जानकारी में भी काफी इसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि बहुत सारी इसमें संदर्भ भी आती है। सो ऐसे भी कहता है कि बुद्धा ने एक मरते हुए की लाश देखी, तो बुद्धा ने देखा भी जो ऐसे है वैसे है, बहुत सारी कहानियां और जुड़े हैं कि ऐसा नहीं कहा जाता कि। तो इसके सर इसके संबंध में भी बताइए, जो कहते हैं ना जो बुद्धा ने कभी किसी को बूढ़े होते देखा का, बुद्धा को बुढ़ापा छुपाया था, जो तो उन्होंने कभी किसी को बुढ़ा नहीं देखा, कभी किसी का मृत्यु नहीं देखा। तो जी टीवी पर सर एक चैनल चल रहा था, बुद्धा 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 टीवी चल रहा था, एक सीरियल था, उसमें ये सभी उन्होंने ये शो किया कि बुद्धा क्षत्रिय थे, बुद्धा के जो पूर्वज थे, बुद्धा के माता पिता वो ब्राह्मण देवी देवताओं की पूजा करते थे, उन्होंने कभी मृत्यु नहीं देखी थी, तो उन्होंने कभी दुख नहीं देखे थे। तो इसके संबंधी सर थोड़ा सा आप पर्दाफाश कीजिए, इसके बारे में क्या है? ये जो मामला जो चलाया जा रहा है, ये सभी जो हम शुरुआत में जो बात की है कि बुद्धा के बारे में जो भ्रांतियां फैलाई गई है, ये सब भ्रांतियों वाला मामला है, ताकि लोगों तक रियल में बुद्धिज्म ना पहुंचे। क्योंकि वो कोशिश ये करते हैं ना कि अगर रियल बुद्धिज्म लोगों तक पहुंच गया तो क्या होगा। इस देश में जो अभी वर्तमान में जो कास्ट सिस्टम है, जो वर्णा सिस्टम है, जो विशेष वर्जन का इस देश में जो अधिकार बनाया बैठा है, अगर रियल बुद्धा उन तक पहुंच गए तो इनका सब कुछ छीन जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, रियल बुद्धा लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए बुद्धा के ही नाम से, देखिए नाम बुद्धा का ही लेंगे मगर विचार और कर्म बुद्धा के नहीं होंगे। जैसे बुद्धिज्म को जब बाबा साहब ने स्वीकारा, तो एक बात क्लियर कर दूं, क्योंकि इस एग्जांपल से वो एग्जांपल क्लियर होगा कि भ्रांतियां कैसे फैलाते हैं। जब बाबा साहब बुद्धिज्म पे 56 में जब दीक्षा देने वाले थे, तो काफी जगह बाबा साहब ने सफर किया, बड़े बड़े सभाओं में बाबा साहब ने शिरकत की। और उस समय बाबा साहब ने कह दिया था, नेपाल में जब बाबा साहब गए थे, तो बाबा साहब ने एक बात कही थी विपश्यना को लेके कि उनका जो पालन है वो एकांत में किए जाने वाला कोई रहस्यमय आचरण नहीं। देखिए बाबा साहब की वर्डिंग, बुद्धिज्म का जो पालन है ये एकांत में किया जाने वाला रहस्यमय आचरण नहीं है, नेपाल में बाबा साहब ने कहा। फिर रंगून बर्मा में बाबा साहब कहते हैं कि बुद्धा का जो बुद्धिवादी तत्व है और नैतिक नीतिमत्ता है, उस पर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान, समाधि, विपश्यना ये कोई बुद्धिस्ट लोगों को ना बताए और ना समझाए। ये दूसरे लाइन बाबा साहब ने कही। उसके बाद जो भंते सुरेश ससाई थे, उन्होंने भी एक बात विपश्यना को लेके कही थी। वो ये बात कही थी उन्होंने कि बाबा साहब के संघर्ष की जोत विपश्यना का पानी डाल के ना बुझाओ। और धर्मानंद गोस्वामी उन्होंने भी एक बात लिख के रखी है कि बुद्धा के समय में जो थे, मौन धारण करके बैठने वाले मुनि बहुत सारे थे, मौन धारण करके बैठने वाले मुनि बहुत सारे थे, और बुद्धा को ये तपस्या बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, रियल बुद्धिज्म लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए बुद्धिज्म के ही नाम से एक नया ट्रेंड लोगों में पहुंचा दिया। तो बुद्धिज्म क्या है, विचार प्लस आचरण। बुद्धिज्म क्या मामला है, विचार प्लस आचरण, और पूरी तरह से सामाजिक है। लोगों में व्यवहार कैसे करना है, खुद कैसे व्यवहार करना है, लोगों का लोगों के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए, आदमी का आदमी के साथ, यही बुद्धिज्म है। तो जो रियल बुद्धिज्म लोगों तक पहुंचना चाहिए, उसको डाइवर्ट करने के लिए बुद्धा के ही नाम से एक नई चीज लाके लोगों ने फैला दी। तो लोगों ने बुद्धिज्म का जो अमल वाला मामला था, आचरण वाला मामला था, उसको साइड में करके जो चीज नहीं करनी चाहिए थी, हमारे महापुरुष के जिसका विरोध कर रहे थे, वो चीज करने लगे। तो रियल बुद्धिज्म लोगों तक नहीं पहुंच पाया। तो वैसा ये जो टीवी सीरियल में जो दिखाया जा रहा है, जानबूझ के प्लानिंग के साथ ऐसी चीजें दिखाई जा रही है कि लोगों तक रियल बुद्धा ना पहुंचे। रियल बात यह है कि बुद्धिज्म अगर पूछता है तो इस देश के जो शासक बने बैठे हैं, विदेशी ब्राह्मण लोग, उनके हाथ से सब चीज छीन जाएगी, उनकी व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, जाति व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, वन व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, शासन सत्ता से लेकर हर चीज उनके हाथ से छीन जाएगी। क्योंकि बुद्धिज्म ही ब्राह्मणिज्म का एंटीडोट है, और इस देश में वर्तमान में ब्राह्मणों का शासन, तो उसको खत्म करना है, तो कोई दूसरा रास्ता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम आगे बढ़ते हैं, और आपने अभी तक जो बुद्धा के समय की व्यवस्था, बुद्ध के समय की समस्या, वर्ण व्यवस्था, जो बुद्ध का ब्राह्मणीकरण किया है, उस पर आपने बखूबी से आपने उस पर रोशनी डाली है। तो अभी मैं पूछूंगा कि जैसे बाबा साहब कहते हैं कि बुद्धा की जो क्रांति थी, ये फ्रांस की क्रांति से भी बहुत महान क्रांति थी, ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी, जो ऐसी क्रांति थी जो कि सोशल रूप से शुरू हुई, और ये धीरे धीरे राजनीतिक में भी रूपांतर हुई, फिर धार्मिक में भी रूपांतर हुई। तो इसकी वजह से जो राजनीतिक परिवर्तन भी हुआ, जैसे हमारे शोका बुद्धा मौर्य उसके बाद में पैदा हुए। सो इस जो क्रांति थी, ये शुरू में सामाजिक क्रांति से प्रारंभ हुई।
तो इसके बारे में बताइए, जो बुद्धा ने बाद में संघ का निर्माण किया, व्यवस्था को पहले उन्होंने समझा, व्यवस्था के विरोध में उन्होंने अपने जो स्रोत थे, अपने मूल थे, वो डेवलप किए, बाद में उन्होंने संघ का निर्माण किया। सो इसके बारे में सर बताइए आगे जाके थोड़ा सा। बिल्कुल, देखिए जो आपने कहा कि फ्रांस की क्रांति से बड़ी थी, ये सही बात है, क्योंकि देखो वैचारिक क्रांति जो होती है ना, वैचारिक क्रांति हमेशा सशस्त्र क्रांति से बड़ी और दीर्घकालीन होती है, वैचारिक क्रांति। तो बुद्धा ने रास्ता ही वैचारिक क्रांति का अपनाया था, इसलिए बाबा साहब ने कहा है कि ये सबसे बड़ी क्रांति थी, और जिसके चलते ही आज बुद्धा जो है पूरे विश्व में फैल रहा है, क्योंकि वो मामला था वैचारिक क्रांति। तो जो आपने कहा है कि बुद्धा का जो संघ वगैरह का जो मामला है, तो देखिए जब बुद्धा ने इस देश की जितनी समस्याएं थी, उन समस्या को, जो मेन समस्या सभी में वर्ग संघर्ष वाला जो मामला था, तो बुद्धा ने दो बातें सबसे पहले ध्यान में रखी कि ये जो सब चीजें हो रही है किस चीज की वजह से। तो पहली बात बुद्धा ने कहा कि दुख है, पहली बात बुद्धा ने कहा कि दुख है, और दूसरी बात बुद्धा ने कहा कि दुख को दूर करने का रास्ता है, वो ढूंढना होगा। तो बुद्धा को जब वो रास्ता मिला, तभी उनको कहा गया कि इनको अति उच्च ज्ञान हासिल हो, बुद्ध को प्राप्त हुआ। तो जो चार आर्य सत्य बताए जाते हैं, तो बाबा साहब ने जब बुद्धा एंड इस धम्मा लिखा, तो उसमें भी सवाल उठाया है कि चार आर्य सत्य पे भी सवाल उठाया कि दो ही चीजें हैं, तो दुख है और दुख का निवारण है। तो बुद्धा ने जब वो रास्ता ढूंढ लिया और उनको इस चीज का जवाब मिल गया, तो बुद्धा ने जब जवाब ढूंढा, तो बुद्धा ने सोचा कि जो विचार मैं समाज में लेके जाऊंगा, तो ये विचार समाज मानेगा कि नहीं मानेगा। एक समय बुद्धा के सामने में निराशा उत्पन्न हुई कि ये विचार मैं लोगों को बताऊं कि नहीं बताऊं। लेकिन फिर बुद्धा ने जो मार वगैरह है, जो विचार उनके इसमें जो निगेटिव विचार वगैरह आ रहे थे, उस पर काबू किया, और फिर उनको ध्यान में कि ये लोगों तक पहुंचाना ही होगा। तो बुद्धा को ये पता था कि ये जो महान विचार और महान उद्देश्य जो मैं पूरा करना चाहता हूँ, ये अकेला नहीं कर पाऊंगा। तो बुद्धा को जब ये एहसास हुआ कि ये इतना बड़ा उद्देश्य अकेले कर नहीं पाऊंगा, तो संघ का निर्माण वहीं से आरंभ होता है। तो बुद्धा ने सबसे पहले अपने 5 जो परिव्राजक थे, उनको बुद्धिज्म के बारे में जानकारी दी, और वहां से इसका शुरू हो गया निर्माण। तो सबसे पहले 5 भिक्षु बने, और उन 5 भिक्षुओं के माध्यम से फिर धीरे धीरे यश और उसके पुत्र ऐसे करके काफी लोग जो थे उन्होंने निर्माण किया। तो संगठन का जो मेन निर्माण था वो क्या था, इसके पीछे का मेन उद्देश्य जो भिक्षु संघ, तो भिक्षु संघ का मेन उद्देश्य क्या था, अगर इस बात की चर्चा करें, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको लिख के रखा है कि भिक्षु संघ का निर्माण मेन उद्देश्य, उसका मूल कारण ये था कि बुद्धिज्म का जो धम्म है, धम्म का जो विचार है, उस धम्म के विचार के अनुरूप आदर्श समाज का निर्माण करना। देखो भिक्षु संघ का मेन मकसद बता रहा हूं, धम्म के अनुरूप, धम्म बुद्ध धम्म के अनुरूप आदर्श समाज का निर्माण करना, इसका पहला में। दूसरा, सभी सामाजिक समूह को उसके अनुसार जीने के लिए भी प्रेरित करना, ये दूसरा मकसद था। जितने भी सामाजिक समूह है उनको भिक्षु संघ का जो आदर्श है, उसके धम्म का जो आदर्श है, उसके हिसाब से जीने के लिए प्रेरित करना। तीसरा मकसद था, जो गृहस्थ लोग हैं, उन गृहस्थों के सामने अपने व्यवहार से एक आदर्श पेश करना कि इस टाइप का भी एक समाज, आदर्श समाज निर्माण किया जा सकता है। यानी बुद्ध भिक्षुओं को जो नियम थे वो इतने सख्त थे, उनको उसका पालन करना पड़ता था, उनके लिए रूल थे, वो प्रिंसिपल नहीं थे, रूल थे कि उनको सख्ती से लागू करना पड़ता था। तो एक आदर्श समाज की छवि लोगों को दिखाने के लिए, देखिए ये भी एक आदर्श समाज होता है, और लोगों को वो आदर्श समाज विचारधारा के माध्यम से पहुंचाने के लिए, उसमें आचरण करने के लिए प्रेरित करने के लिए भिक्षु संघ का निर्माण हुआ था, इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए। असमानता की व्यवस्था के विरोध में समानता की विचारधारा इस देश में प्रस्तावित करने के लिए भिक्षु संघ का खास करके निर्माण हुआ था। और जो 3 मेन मकसद में बताया था, उसके पीछे का मेन मकसद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे आपने बताया कि संघ का निर्माण किया, क्योंकि बुद्ध ने देखा कि मैं जो समस्या है वो मैं अकेले नहीं उसको खत्म कर सकता, इसलिए उन्होंने संघ का निर्माण किया। सो बहुत अच्छी जानकारी अमित माटे जी दे रहे हैं। सो सर मैं आगे पूछूंगा कि जो दम की परिभाषा है जो लोग अलग अलग करते थे, सो बाबा साहब के अकॉर्डिंग जो असली में दम की परिभाषा क्या है? दम 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 किसे कहते हैं? दम धम्म तो देखिए, धम्म जो है वो, उसको सीधा सीधा अगर भाषा में हम कहेंगे, वो आचरण वाला मामला है। क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ विचार तक सीमित चलते हैं, तो वो सिर्फ विचार यानी धम्म नहीं होता। आपके पास बहुत अच्छे विचार हैं, और अगर आप उस पर अमल ही नहीं कर रहे हो, तो वो किसी काम के नहीं है। तो बुद्धिज्म वाला जो मामला है, जो धम्म वाला मामला है, ये मेन मामला जो है आचरण का है। ठीक है, धम्म के अनुसार जीवन जीना, यानी व्यवहार में उसको अमल में लाना। एक आदमी ने कैसे जीना चाहिए, जैसे शुरुआत में कहा कि एक आदमी ने कैसे जीना चाहिए,
और एक आदमी ने एक दूसरे आदमी के साथ कैसे जीना चाहिए, उसका व्यवहार कैसे होना चाहिए, अगर उसका व्यवहार समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के अनुसार है तो हम कह सकते हैं कि वो धम्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो धम्म का अगर हम लोग सीधी सीधी बात करें, बुद्ध एंड दिस धम्मा, तो उसको हम कहेंगे कि ऐसा विचार और ऐसा आचरण जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पे आधारित है, ऐसा जीवन मार्ग जीने का। हाँ, बहुत धन्यवाद। तो सर मैं आगे पूछूंगा, जैसे आपने उस समय की सामाजिक स्थिति बताई, तो जैसे बुद्ध का आंदोलन जो जो गुलाम लोग बाद में उनका जो राजनीतिक अच्छा हुआ, वो राजनीतिक तौर पर अच्छा हुए, वो सामाजिक तौर पर अच्छे हुए, वो धार्मिक तौर पर डेवलप हुए बहुत ज्यादा। सो इसकी वजह से इसके साथ जो आजादी का आंदोलन कैसे हुआ, जो बाद में राजनीतिक में कैसे तब्दील हुआ, बाद में इस आंदोलन में की जो जो ताकत है जो राजनीतिक में कैसी दिखाई दी, हमारा जो गुलाम बनाए लोग थे वो राजा कैसे बने, वो इसके बारे में बताइए। जो गुलाम लोग राजा में कैसे तब्दील हुए इस आंदोलन की वजह से, संघ की बाद में जो हमारे राजा पैदा हुए, इसके बारे में सर बताइए। जो राजनीतिक के इसके कारण क्या थे जिसकी वजह से हमारा जो गुलाम समाज था वो राजा बना। देखिए, मैं शुरुआत में कहा कि जो गुलाम बनाने की जो प्रक्रिया थी वो वैचारिक प्रक्रिया थी, और अगर दीर्घ काल तक अगर किसी को अगर गुलाम बनाए रखना है दीर्घ काल तक, तो क्या करना पड़ता है, उससे शिक्षा का अधिकार छीन लेना पड़ता है, उसको अज्ञानी बना के रखना पड़ता है। तो ब्राह्मणों ने उस समय यही किया था कि जितने भी शूद्र बनाए जा रहे थे उनसे शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा था। सिर्फ शिक्षा का ही नहीं, तो हथियार रखने का भी अधिकार छीना जा रहा था। शूद्रों को हथियार रखने से भी पाबंदी थी। तो उस समय का अगर हम लोग आकलन करें तो ये दोनों चीजें ब्राह्मणों ने पाबंदियां लगाई हुई थी। तो बुद्धा के आंदोलन ने क्या किया, लोगों को सबसे पहले विचारों में परिवर्तन किया, क्योंकि ब्राह्मण जो गुलामियां लाद रहे थे वो विचारों की गुलामी, विचारों के आधार पर गुलाम बनाए जा रहे थे। तो बुद्धा ने वैचारिक क्रांति ही तो की, लोगों में विचारधारा ही तो डाली। तो उस विचारधारा की वजह से लोगों में प्रेरित हुए, सामाजिक क्रांति हुई। जो इन्होंने जो नियम बनाए थे, शूद्र को विद्या नहीं होनी चाहिए, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं होना चाहिए, शस्त्र का अधिकार नहीं होनी चाहिए, सभी बातों को लोगों ने नकारा, उनकी धार्मिक मान्यताओं को नकारा, उनकी सामाजिक मान्यताओं को नकारा। और बुद्धिज्म के रास्ते जब आगे गए तो सामाजिक क्रांति हुई। बुद्ध के विचारों की वजह से जो दिन रात भिक्षु समाज में जाकर प्रचार करते थे उसकी वजह से सामाजिक क्रांति हुई। और सामाजिक क्रांति जो हुई वो वैचारिक क्रांति की वजह से हुई। और जब तक सामाजिक क्रांति नहीं होती है तब तक राजनीतिक क्रांति नहीं होती है। तो बुद्धा ने जो वैचारिक क्रांति का आंदोलन इस देश में चलाया, काउंटर प्लानिंग बना के ब्राह्मणिज्म के खिलाफ, उनके विचारों के खिलाफ, उनके नियमों के खिलाफ, उसकी वजह से सामाजिक क्रांति हुई। और सामाजिक क्रांति के वजह से ही फिर आगे चल के इस देश में राजनीतिक क्रांति हुई, जिसके बदौलत मौर्यों का राज्य इस देश में प्रस्तावित हुआ। लगातार वो लोग इस देश में बुद्धिज्म का प्रचार करते रहे, उनको राजस्व दिया। और भारत के बाहर भी बुद्धिज्म को फैलाने में मौर्यों का सबसे बड़ा हाथ रहा। अगर बुद्धिज्म की बात करेंगे तो मौर्य काल में अफगानिस्तान तक भारत हुआ करता था, उसको फैलाने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो सम्राट अशोक का। तो हमें ध्यान रखना होगा कि जो राजनीतिक क्रांति इस देश में हुई वो सामाजिक क्रांति की वजह से। सामाजिक क्रांति जो इस देश में हुई वो बुद्धा ने जो वैचारिक क्रांति का आंदोलन चलाया, जिसको हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण जो वैचारिक आधार पे गुलाम बना रहे थे, उस वैचारिक गुलामी के खिलाफ वैचारिक आजादी का आंदोलन चलाया, उसकी वजह से इस देश में चीजें पॉसिबल। हाँ, बहुत अच्छा सर आपने बताया। जैसे आपने शुरू में बताया कि जो जाति व्यवस्था से वो पुष्यमित्र शुंग के बाद में उनकी मृत्यु होने के उपरांत इन्होंने निर्माण की। सो अब सर हम जानना चाहते हैं, हमारा जो सेकंड विषय है कि बुद्धा के आंदोलन को पूर्ण जीवन करने के लिए क्या करना होगा। सो सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि पूर्ण जीवन करने से सो इसके पतन का मुख्य कारण क्या था। सो हमारे जो आपने बताया मौर्य क्रांति हुई, राजनीतिक परिवर्तन हुआ, सामाजिक क्रांति के बाद राजनीतिक परिवर्तन होता है। सो राजनीतिक परिवर्तन हमसे कैसे खोया, जो हमारा राजनीतिक साम्राज्य था भारत की धरती पे, मौर्य साम्राज्य, उसको खत्म कैसे किया इन लोगों ने, कैसे खत्म हुआ ये? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये। क्योंकि देखिए, बाबा साहब ने हर चीज का चिंतन मनन किया था और बाबा साहब ने दो चीजें हम तक अच्छे से पहुंचाई थी। अगर उन चीजों को ध्यान में रखे, मैंने शुरुआत में भी कहा कि जो बाबा साहब के दृष्टिकोण से अगर हम हिस्ट्री को अगर पढ़ते हैं तो ही हमें कुछ समझ में आने वाला है, अन्यथा आने वाला नहीं है। तो बाबा साहब ने एक बात बहुत अच्छी लिख के रखी है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकता। ये पहली बात हुई। दूसरी बात इससे इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि जो लोग इतिहास से सबक नहीं सीखते। दूसरी बात जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है कि जो लोग इतिहास से सबक नहीं सीखते। तो गलती कहाँ पे हुई, बुद्धिज्म का जो पतन का जो मामला शुरू हुआ वो कहाँ से हुआ, तो सम्राट बृहदत्त मौर्य
इनकी हत्या, यहाँ से फिर प्रतिक्रांति की शुरुआत हो जाती है। और हत्या किसने की? तो पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने की। और वो पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण कौन था? तो उनका सेनापति था, यानी सर्वोच्च पद पे था, साधारण पद पे नहीं था, सर्वोच्च पद पे वो एक ब्राह्मण को रखा गया। और ब्राह्मण ने ही जैसे ही मौका मिला उनकी हत्या की। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इतिहास से सबक नहीं सीखने के कारण। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो बात बाबा साहब ने लिखी है कि जो कौम इतिहास से सबक नहीं सीखता, इतिहास फिर से उसको सबक सिखाता सबक है, वो बात सिखाता है। उस अगर सम्राट गुरुदत्त सम्राट अशोका के इतिहास से अगर सबक सीखते तो वो कभी भी एक ब्राह्मण को अपना सेनापति नहीं बनाते। अगर ब्राह्मण को सेनापति नहीं बनाते तो कभी भी उनका हत्या नहीं होती, और अगर हत्या नहीं होती तो प्रतिक्रांति नहीं होती। तो सम्राट अशोका का इतिहास क्या है? तो सम्राट अशोका का इतिहास ये है कि सम्राट अशोका के समय तक ही बुद्धिज्म को बहुत बुरी तरह से ब्राह्मणों ने तहस नहस करना शुरू कर दिया था, उसको डिवाइड करना शुरू कर दिया था। तो सम्राट अशोक और फिर मोगली पुत्र तीस जो उस समय सबसे बड़े भिक्षु हुआ करते थे, उन्होंने इसको शुद्धिकरण करने का काम शुरू किया बुद्धिज्म को, कि उसको प्रॉपर रूप में लाया जाए, जो ओरिजिनल बुद्धिज्म है वो लोगों तक पहुंचाया जाए। उस समय तक काफी बड़े लेवल पे मिलावट कर दी थी। तो सम्राट अशोक और फिर मुगली पुत्र तीस ने जितने भी भिक्षु लोग थे उनकी परीक्षा ली, उनको सवाल किए, इस उगत कौन से वाद का प्रतिपादन करते थे। तो जो लोग ओरिजिनल भिक्षु थे उन्होंने ओरिजिनल जवाब दिया, और जो लोग अपने मन से, जो ब्राह्मण लोग थे बुद्धिज्म को अपने मन से और अपने लेवल पे चला रहे थे मिलावट कर करके, वो उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। तो सम्राट अशोका ने क्या किया, जो जो लोग बुद्धिज्म को अपने मन से लोगों तक पहुंचा रहे थे, गलत तरीके से पहुंचा रहे थे, ब्राह्मणिज्म के माध्यम से पहुंचा रहे थे बुद्धिज्म को खत्म करके, ऐसे 60,000 ब्राह्मणों को, एक दो को नहीं, 60,000 ब्राह्मणों को भिक्षु संघ से बाहर निकाल। अब हम सोचते हैं कि अगर 60,000 को निकाल दिया तो कितना बड़ा संघ होगा उस समय, आप सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा महान संघ था। तो 60,000 ब्राह्मणों को भिक्षु संघ से भगा दिया। ये सम्राट अशोका ने काम किया था कि ब्राह्मणों को, अगर बुद्धिज्म में अगर ब्राह्मण रहे तो क्या करेंगे, बुद्धिज्म को खराब करेंगे। तो ब्राह्मणों को भगाने का काम। और सम्राट गुरुदत्त के इसमें क्या हुआ था, ब्राह्मण सर्वोच्च पद पे था, ब्राह्मण क्या था, सर्वोच्च पद पे। तो ब्राह्मण क्या करता है, जब भी कोई आंदोलन आगे हो जाता है तो शांत बैठा रहता है और मौके की तलाश में रहता है कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं अपना वर्चस्व स्थापित करूं। तो सम्राट गुरुदत्त के समय उनको मौका मिल गया, क्योंकि सर्वोच्च पद पे ब्राह्मणों को बिठा दिया गया। तो उन्होंने प्रतिक्रांति की। अगर सम्राट अशोका के इतिहास से सबक सीखते हैं और ब्राह्मण को अपने सभी चीजों से, सेनापति से या जितने भी बड़े बड़े ओहदे थे उससे दूर रखते तो शायद ये चीज नहीं होती। वर्तमान में भी अगर हम बात करेंगे, जो हमारे संगठन है वो भी अगर एग्जाम्पल अगर देना ही है तो हम लोगों को पता ही है कि जिस भी पार्टी या संगठन में ब्राह्मण लोगों ने एंट्री की है उसका आज क्या हाल हुआ है। तो इतिहास से सबक नहीं सीखने के कारण पतन हुआ। अब एक चीज और बता देता हूँ कि ये पतन वाला सिर्फ मामला जो अगर बताएंगे तो ये अधूरा है। पतन वाला मामला ये अगर बता दे तो अधूरा है, क्योंकि दो चीज बाबा साहब ने कही है, एक कही है अवनति और एक दूसरी कही है पतन। अवनति पहले हुई, पतन उसके बाद हुआ। तो बुद्धिज्म की अवनति यानी उसको कमजोर करने का काम किसने किया, तो क्लियर कर दिया मैं थोड़ी देर पहले कि बुद्धा के जितने भी रियल थे, उतने जिनके भी नियम थे, उसको बिगाड़ने का, बुद्धिज्म का स्वरूप बिगाड़ने का, उसकी विचारधारा को खत्म करने का काम उस समय ब्राह्मणों ने शुरू कर दिया था। बुद्धिज्म को हीन यान, मंत्र यान, तंत्र यान, वज्र यान में बांटने का काम ब्राह्मणों ने शुरू कर दिया था। बुद्धा ने जो नियम बनाए थे कि सिर्फ लोकल लैंग्वेज में ही उसका प्रचार होना चाहिए, पाली भाषा में, उसको संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया। बुद्धा ने जो अवतारवाद को नहीं माना था, आगे चल के बुद्धा को ही विष्णु का नवा अवतार बना दिया, उनकी मूर्तियां बनाई गई, उनकी पूजा पाठ शुरू कर दी गई। तो बुद्धिज्म की अवनति करने का काम अगर उस समय किसी ने किया तो वो काम किया ये अवनति का मामला था कि बुद्धिज्म की अवनति ब्राह्मणों ने की। और फिर पतन कैसे हुआ, तो इसका रीजन भी बाबा साहब ने लिख के रखा है कि जो उस समय मुगलों की जो स्वारियां हुई, जो आक्रमण हुए, तो इस्लाम में जब प्रस्तावित हुआ तो वो यानी मूर्ति भंजक लोग, मूर्ति भंजक, वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। तो उनका मकसद बुद्धिज्म को खत्म करना नहीं था, उनका तो मूर्तियां तोड़ना था। उस समय तक तो ब्राह्मणों ने बुद्धा को विष्णु का नवा अवतार घोषित करके मूर्तियां बना के और उसकी पूजा पाठ करना शुरू कर दिया था। तो जब इस्लाम इस देश में जब आक्रमणकारी आए तो उन्होंने मूर्ति भंजन के रूप में रोल अदा किया। और उस समय जो मूर्ति भंजन किए गए तो इसके माध्यम से क्या हुआ,
बुद्धिज्म का पतन होना शुरू हुआ। तो अवनति और पतन, अगर इसका कारण हम ढूंढे तो जो पतन हुआ, तो पतन के पीछे भी मेन रीजन कौन है? ब्राह्मण लोग है, कि बुद्धा के नियम के विरुद्ध जाके अगर वो बुद्धा की मूर्तियां ना बनाते, पूजा पाठ शुरू ना करते, उसको विष्णु का अवतार घोषित ना करते, तो पतन नहीं होता। तो पतन के पीछे भी मेन रीजन जो है वो ब्राह्मण ही है, मगर हमें मुसलमान मुसलमान बताया जाता है। हर चीज के पीछे अगर रीजन हम माइक्रो लेवल पे जाके स्टडी करें तो हमें पता चलेगा कि हर चीज के पीछे कारण जो है वो इस देश का ब्राह्मण है। अब जो सर नालंदा सर जो जैसे जलाया मैं गया आपको वो भी यहाँ पर बताइए। रोकना चाहूंगा। जैसे हिस्ट्री में ये बताया जाता है कि जो विक्रमशिला है, नालंदा है, इसको मुगलों ने नष्ट किया। ब्राह्मण ऐसे वही मैं कहते हैं, मुगलों ने बुद्धा को नष्ट किया। तो मैं वो वही कहते हैं बताने भी वाला था। मुगलों ने बुद्धा को नष्ट किया, बुद्धा के दम को नष्ट किया। इसके बारे में सर क्या बिल्कुल कहना बिल्कुल, चाहेंगे? हमें मैं इससे बताया वही जाए। तो बता रहा था दोस्तों कि मुगलों ने जो किया वही बता रहा था कि जो मूर्तियां वगैरह तोड़ने का काम वगैरह जो किया वो, क्योंकि मैंने कहा कि इस्लाम जो है वो भूत के विरोध में, यानी मूर्ति भंजक के विरोध, मूर्ति पूजा को नकारते हैं, अपने धर्म के खिलाफ मानते हैं। तो मूर्ति भंजन का काम तो मुगलों ने किया, मगर मूर्तियां बनाने का काम किसने किया? मैं वही तो बता रहा था कि इस्लाम की वजह से पतन हुआ ये मान रहे हैं ना, लेकिन मूर्तियां बनाने का काम किसने किया? तो बुद्धा के नियम के विरुद्ध में जाके अगर ब्राह्मण लोग मूर्तियां ना बनाते, उनका अवतार घोषित ना करते, पूजा पाठ ना करते, तो ये चीज होने वाली नहीं थी, पतन होने वाला नहीं था। तो पतन के पीछे भी मेन रीजन जो है वो लोग ब्राह्मण लोग ही। और वही आगे की बात मेरी ये थी कि जो नालंदा जो जलाया गया था, तो उसके पीछे भी बताते कि मुसलमानों ने जलाया, तो इसके पीछे भी आपको बता दूं कि वो ब्राह्मण ब्रह्म पद्म था, एक ब्राह्मण ने ही जलाया था। ब्राह्मण ब्रह्म पद के नाम, जो ब्रह्मपद नाम का जो ब्राह्मण था उसने नालंदा को जलाया, जो 6 महीने जलते रहा। मुसलमानों को तो इनसे लेना देना ही नहीं था कि ये क्या मामला है। बुद्धिज्म का जो ओरिजिनल मामला था वो ब्राह्मणिज्म के खिलाफ था। तो अगर मुसलमानों ने मूर्तियां तोड़ी ये मान के चलते हैं, उन्होंने विहार नष्ट किए ये भी मान के चलते हैं, लेकिन मैंने शुरुआत में कहा कि बुद्धिज्म क्या है? बुद्धिज्म तो विचार है, बुद्धिज्म तो आचरण है। फिर आचरण और विचार किसने खत्म किए? मेन सवाल यहाँ पे आता है। उन्होंने मूर्तियां तोड़ी, विहार नष्ट किए, वो सब मानते हैं। बुद्धिज्म का विचार किसने खत्म किया? बुद्धा को विष्णु का नौवां अवतार किसने घोषित किया? तो उसके पीछे रीजन है ब्राह्मण लोग। और बुद्धिज्म खत्म होने का एक रीजन और बाबा साहब लिखते हैं कि ब्राह्मणवादी जितने भी शासक थे, जब मुगलों के आक्रमण इस देश में होने लगे तो देश में लगभग लगभग सभी जगह ब्राह्मणवादी शासक। तो ब्राह्मणवादी शासकों के अन्याय अत्याचार से जो बौद्ध जन लोग थे उन्होंने बड़े पैमाने पे इस्लाम को स्वीकारा। जो बौद्ध जन थे उन्होंने क्या किया? ब्राह्मणवादी शासकों के अन्याय अत्याचार की वजह से इस्लाम को स्वीकारा। ये भी एक रीजन उसके पीछे था कि बुद्धिज्म का इस देश में खत्म हुआ। तो हर चीज के पीछे अगर हम लोग रीजन ढूंढे तो रीजन सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण लोग इस देश में हमें मिलते हैं। हाँ, बहुत धन्यवाद। सो अभी हमने साथियों ये समझने की कोशिश की जो बुद्धा के आंदोलन से राजनीतिक परिवर्तन कहते हैं कैसे हुआ। तो राजनीतिक परिवर्तन के बाद ब्राह्मणों ने राजनीतिक परिवर्तन का ब्राह्मणीकरण कर उसमें घुस कर उसको कैसे खत्म किया। और बौद्ध के जो तर्कशील जो नालंदा, विश्वकर्मा, जो भी हमारे बौद्ध वैरस है उनको भी ब्राह्मणों ने ही खत्म किया, लेकिन उसका इल्जाम ये मुसलमानों पर सभी थोप देते हैं जो उन्होंने आगे खत्म किया। तो बहुत अच्छी जानकारियां सर हमको दे रहे हैं। सो इसी में हम सर इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। सो अब जो जो हम कहते हैं कि हम बुद्धा के आंदोलन को दोबारा खड़ा करना कर चाहते हैं, उनको पूर्ण जीवित करने के लिए जीवित करने से पहले हमें ये समझना जरूरी है वो उसको पतन कैसे हुआ। वैसे आपके बताया कि जो कौमें इतिहास से सबक नहीं सीखती वो इतिहास उनको सबक सिखा देता है। सो पतन होने के पहले हमारे जो कौन से कारण थे जिनकी वजह से हमें ये हुआ। बुद्ध के जाने के उपरांत जो हीन जान, महायान, वज्रजान जो भी ये चले जे ब्राह्मणों ने संघ को दो फाड़ किया। इसके दो फाड़ करने के बाद जो बौद्ध साहित्य है उसको संस्कृत में भी किया। जो तो इसके सर आगे क्या बताने चाहेंगे आप कि बुद्ध के आंदोलन को और कौन से कारण थे जिनकी वजह से धम्म का पतन हुआ, धम्म को जो खत्म किया इन्होंने, और कौन से कारण है जो हमारे नैतिक कौन से फर्ज है जिनकी जिनकी वजह से जो धम्म आज पूर्ण मूर्ण सुजीत नहीं हो पा रहा, आगे नहीं बढ़ रहा। इसके बारे में सर बताइए थोड़ा सा। एक पतन का तो मेन रीजन तो मैं बता दिया हूँ आपको कि एक तो सबसे मेन करेंगे कि ब्राह्मणों की घुसपैठ, क्योंकि बाबा साहब ने अलर्ट कर दिया 54 में बाबा साहब कहते हैं। और एक एग्जांपल भी है जिसमें बाबा साहब ने क्लियर कर दिया है। एक एग्जांपल देता हूँ बनते संदर्भ का। बनते संदर्भ जो है वो दादर में बाबा साहब को मिलने जाते हैं। तो बाबा साहब उनको पूछते हैं, जो इंग्लैंड के बाबा साहब उनको पूछते हैं कि बंदे जी आप क्या करते हैं? तो
गांधी जी कहते हैं कि मैं महाबोधि सोसाइटी के मैगजीन का मैं संपादक हूँ। तो बाबा साहब उनपे गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, और उनको कहते हैं कि आप उस मैगजीन के संपादक हो जिसका मुखिया जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ब्राह्मण है। क्या आपको लगता है कि एक ब्राह्मण इस देश में बुद्धिज्म का प्रचार करेगा? बाबा साहब ने देखिए ये कर दिया था कि ब्राह्मण का प्रचार नहीं कर सकता। 54 में जब नेहरू रोड पे बाबा साहब अपना भाषण दे रहे थे, बुद्धिज्म था, उस समय भी बाबा साहब ने कहा था कि 32 ब्राह्मणों को अपने समर्थन। वो पतन के पीछे ये रीजन भी था कि ब्राह्मणों की बड़े लेवल पे रिस्पेक्ट, पतन का मेन रीजन था। और एक पतन का अगर रीजन बताया ये है कि उसका बुद्धिज्म का जो राजाश्रय खत्म हो गया, ये पतन के पीछे मेन रीजन था। उन लोग के आक्रमण हुए, तो आक्रमण में जितने गौतम भिक्षु थे जो टीचर्स रिस्पॉन्ड करेंगे, जो समाज को निष्ठाने का काम करे, उनका बड़े लेवल पे कत्लेआम हुआ। एक मेन तो डुप्लीकेट ब्राह्मण जिसको प्रचलन बहुत कहा जा रहा है, जो ब्राह्मणों को के रूप में संघ में घोषित किया गया, जितने भी हमारे भिक्षु थे उनका गला काटने का काम किया। प्रचलन बौद्ध भिक्षु बन के ब्राह्मणों ने उन भिक्षुओं के गले काटने का काम किया। पुष्यमित्र शुंग ने एक एक भिक्षु का सर लाने वाले पे 100 कपड़े देने का ऐलान किया। ये पतन के पीछे 100 भिक्षुओं को मारने में स्वर्ग प्राप्ति होती है, ब्राह्मण के ऐलान के लिए उसके रीजन था। तो पतन के जितने भी रीजन है वो रीजन सभी जो है वो आके ब्राह्मणों को बुद्धिज्म का हर तरह से काम जो इस देश में किया, हर तरीका अपनाया वो ब्राह्मण। मगर इसको पुनर्जीवित करना है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए मैं शुरुआत में कहा कि जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को लेके बुद्धा ने अपना आंदोलन चलाया। तो अभी अगर हम चाहते हैं कि इस देश में फिर से बुद्धिज्म को पुनर्जीवित किया जाए, तो जो विचारधारा है बुद्धिज्म की, समता, स्वतंत्रता, पुनरुत्थान, ये जो प्रस्तावित करने की बात है, तो अभी की जो इस देश में जो मुख्य समस्याएं हैं उसको ध्यान में रख के हमें अपना आंदोलन चलाना। उस समय वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण के खिलाफ आंदोलन हुआ। अभी जाति व्यवस्था है, तो उसको काउंटर प्लान बना के हमें आगे करना पड़ेगा। बुद्धा ने जैसा संघ का निर्माण किया और पूरा समय देने वाले लोग जो निर्माण किए, देखिए मेन रीजन जो प्रचार। अगर आप कोई भी बात प्रस्तावित करना चाहते हो, कोई भी बात, तो बिना प्रचार के आप वो बात कभी भी प्रस्तावित नहीं कर सकते। बुद्धा ने उस समय भिक्षु संघ का निर्माण किया, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? 24 घंटे समाज में काम करने वाले लोगों का निर्माण करना पड़ेगा। बुद्धा ने आधार बनाया वैचारिक विचारधारा को आधार बनाया, और वैचारिक क्रांति के लोगों तक विचार पहुंचाए, क्योंकि ब्राह्मणिज्म विचार ही है। तो विचार को अगर काटना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? लगातार लोगों में जाके प्रबोधन करना पड़ेगा। तो वही काम करने वाले लोग हमें निर्माण करने पड़ेंगे। तो पुनर्जीवित अगर करना है तो हमें उन सब चीजों को फिर से अमल में लाना होगा जो बुद्धा ने उस समय की थी। तो वर्तमान में अगर हम देश की बात करें तो एक में वो संगठन है देश में, जो अभी सिर्फ भारत देश में नहीं तो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है। वो एक में वो संगठन है जो इन सभी चीजों को फुलफिल कर रहा है, सभी चीजों को। क्योंकि अभी की जो हमारी समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल की समस्या बन गई है। क्योंकि जैसे पिता का आंदोलन आजादी का आंदोलन था, अभी हम लोग भी हमारी आजादी का आंदोलन चला रहे हैं। तो अगर इस आजादी का आंदोलन को अगर चलाना है तो हमें बड़े लेवल पे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपना संगठन का जाल फैलाना होगा। एक में वो संगठन इस देश में काम कर रहा है, इस सब चीजों को पुनर्जीवित करने के लिए वो संगठन है वामसे भारत मुक्ति मोर्चा, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है। पहली बात। दूसरी बात, एक में वो संगठन है जो 365 दिन विचारों को आधार बना के काम करता है, लगातार कार्यक्रम लगाता है, कॉर्नर मीटिंग्स लगाता है, प्रोग्राम्स लगाता है, बड़ी बड़ी सभाएं लगाता है, लगातार जो बुद्धा ने रास्ता अपनाया वही काम लगातार 365 दिन इस देश में सिर्फ और सिर्फ वामसे भारत मुक्ति मोर्चा और उनके जो नेशनल इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है मिस्टर साहब कर रहे हैं और करवा भी रहे। ध्यान रखना, कर रहे हैं और करवा भी रहे। जो मैंने कहा कि भिक्षु संघ का निर्माण करना होगा, वैसे पूरी तरह से फुल टाइम टीम बना के पूरा 24 घंटों का समय समाज में लगा, ऐसा निर्माण कर दिया गया है। नेशनल इंटरनेशनल संगठन निर्माण कर दिया गया है। अगर व्यवस्था को खत्म करना है तो शुरुआत में मैंने कहा कि ब्राह्मणों ने क्या किया था, धन व्यवस्था को खत्म करने के लिए वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया था। तो वर्तमान की व्यवस्था में समझनी पड़ेगी कि वर्तमान की जो व्यवस्था है इस पे ब्राह्मणों का कैसे कब्जा है। तो इस पे ब्राह्मणों का भी अगर कब्जे की बात करें तो उनके पास एक विंग है जिसका नाम है आरएसएस, पॉलिसी मेकिंग। लोग नई नई पॉलिसियां बनाते हैं कि इस देश को निवासियों को कैसे गुलाम बनाए रखना है। तो उन्होंने एक विंग बनाया जिसका नाम है आरएसएस, दूसरा विंग बनाया जिसका नाम है
बजरंग दल तीसरा विंग बना है जिसका नाम है गायत्री परिवार दुर्गाबाई महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए। उनके पास विंग है, स्टूडेंट विंग है, ऐसे उनके पास बहुत सारे विंग है, 150 के लगभग विंग है। व्यवस्था की हर सिस्टम पे कब्जा करने के लिए उनके पास पूरे संगठन। तो वर्तमान की व्यवस्था को अगर हमें खत्म करना है तो एक पैरेलल व्यवस्था खड़ी करनी होती है। जब तक आप एक पैरेलल व्यवस्था खड़ी नहीं करोगे उस व्यवस्था को आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते। बुद्धा की गण व्यवस्था को खत्म करने के लिए ब्राह्मण ने एक व्यवस्था निर्माण की जिसका नाम था वर्ण व्यवस्था। तो वर्तमान के ब्राह्मणों की व्यवस्था अगर खत्म करनी है तो हमें पैरेलल व्यवस्था खड़ी करनी होगी। तो वामसेप ने वो कर दी। इधर आरएसएस है जो इधर वामसेप है, बजरंग दल है तो भारत मुक्ति मोर्चा है, इधर महिलाओं के लिए दुर्गावली का है, इधर राष्ट्रीय महिला से महिला से, स्टूडेंट लोगों के लिए तो स्टूडेंट लोगों के लिए ऐसे 84 से ज्यादा विंग्स ऑलरेडी एक पैरेलल व्यवस्था खड़ी करती है। और इसी के साथ साथ जितने माइनॉरिटीज है उनको जोड़ने के लिए भी वामसेप ने अलग अलग विंग खड़ी कर दी। तो बुद्धिज्म का जो विचार है वो विचार क्या था, क्योंकि पुनर्जीवित का सवाल था, तो बुद्धिज्म का विचार ही है कि इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पे आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना। तो हमसे वो चीज करने में सफल हो रही है। अगर हम लोग इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज का अगर निर्माण कर देते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हमने बुद्धिज्म का पुनर्जीवन कर दिया है, क्योंकि बुद्धा यही चाहते। उसके लिए हम लोग लगातार लगे हुए हैं और इसको पुनर्जीवित हम लोग किसी भी हालत में करके रहेंगे, ये हमें आशा। जी बिल्कुल। सो जैसे बुद्धा के समय में वर्ण व्यवस्था थी, आज के समय में जातियां हैं, जातियां के बहुत सारे टुकड़े हैं। सो बुद्धा बुद्धा का आंदोलन सफल होने का कारण है कि उस समय वर्ण व्यवस्था ही थी। आज हमारे सामने जो समस्या है वो डबल है। सो इससे नजिठने के लिए हम किस आधार पर लोगों को एक करें, इसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। वही मैंने कहा है कि जो जातियों में उस समय हम लोग बांटे नहीं गए थे, अभी बांटे गए। तो उस समय की समस्या वर्ण की थी, अब तो जाति की है। तो हर लेवल के लोगों की अलग अलग समस्याएं होती है, मगर समस्या सभी की होती है। और सभी समस्याओं का जो मेन रीजन है उस मेन रीजन को ध्यान में रखते हुए अगर हम कार्य करते हैं कि देखिए जो नीची जाति का उसकी भी एक मेन समस्या है, ऊंची जाति का जिसको बना के रखा है उसकी भी एक मेन समस्या है। तो समस्याएं सभी की है, लेकिन इन समस्याओं में जो सबसे मेन समस्या है अगर उसको हम लेके लोगों तक जाएंगे कि भाई ये सबसे मेन समस्या है, अगर इसको आप खत्म करते हो तो ये बाकी समस्याएं अपने आप खत्म है ना। तो मेन समस्या क्या है ये लोगों को समझाने में हम सभी जाति वालों को, लोगों जितने भी छोटी जाति से लेकर बड़ी जातियां इन्होंने बनाई है सभी को समझाने में सफल हो रहे हैं कि हमारी सबसे मेन समस्या जो है हमारी गुलामी है। अगर इसको खत्म करते हो तो बाकी जितनी भी समस्या है वो अपने आप खत्म होने वाली है। तो ये प्रबोधन के माध्यम से लोगों को ये बातें समझ में आ रही है कि हमें सबसे पहले अगर हम इस समस्या को खत्म करते हैं तो बाकी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। तो सभी जाति और जितने भी अलग अलग धर्मों में बांटे गए लोग उनको बात समझ में आ रही है और सभी लोग विचारों के आधार पर इकट्ठा हो रहे हैं और इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। सो जैसे मैं सर एक बात और जानना चाहूंगा, जैसे आपने बनते जी की बात की और बाबा साहब के मुझको पूछा आप कौन सा काम कर रहे हैं आजकल, तो उन्होंने कहा मैं उस बौद्ध विहार में लगा हूँ। तो आपने कहा कि वो जो आरएसएस के कंट्रोल में है। सो आज भी इंडिया में, दिल्ली में जितने भी बौद्ध विहार हैं उनसे आधे सौ से भी ज्यादा बौद्ध विहार जो आरएसएस के कब्जे में है। तो हमारे लोग वहां पर जाकर परिवर्तन की उम्मीद करते हैं कि हम यहाँ पर जाएंगे, वंदना करेंगे, परिवर्तन होने की आशा करते हैं। वो जो आधे से भी ज्यादा जो बौद्ध विहार है, हम यहाँ तक भी कहते हैं कि हमारे प्रोफेसर विलास कसार ने भी 2 दिन पहले वो उन्होंने बौद्ध पूरे पूर्णिमा पर लाइव होकर कहा था कि जो उन्होंने सारा प्रसंग उन्होंने रिपीट किया कि जो जो बौद्ध गया है उस पर भी आज ब्राह्मणों का कब्जा है। वहां के जो कलेक्टर के अधीन वो कर दिया है। उसमें 4 जो महंत हैं तो 4 उसमें भिक्षु ले हुए। सो वर्तमान समय में जो सभी बिहारे हैं, बौद्ध के जो केंद्र है, आधे से तो ज्यादा उस पर ब्राह्मणों का कब्जा हुआ है। तो इसके संबंध में सर क्या करना चाहिए आप? बिल्कुल देखिए ना, सिर्फ बौद्धों का ही मामला नहीं है, सिर्फ बुद्धों का ही मामला नहीं है, एक दीक्षा भूमि का भी अगर मामला हम लोग करें तो उसपे भी उनका ही कब्जा है, दीक्षा भूमि पे भी ब्राह्मणों का ही कब्जा है। तो इस देश की जितनी भी चीजें हैं ये मान के चलिए आप, सिर्फ बुद्धिज्म का ही नहीं तो सिखिज्म का भी, क्रिश्चियनिटी का भी, और भी जितने भी बड़े बड़े हमारे गुरु रविदास जी हो गए, संत कबीर जी हो गए, उधर विठल मंदिर हो गया महाराष्ट्र के, जितने भी है हमारे जो जितने भी बड़े बड़े धार्मिक स्थल जिसको हम कहेंगे जो उनका प्रेरणा स्थान है, उन सभी जगहों पे ब्राह्मणों का नाजायज कब्जा है, सभी जगहों पे। सिर्फ इसी पे नहीं तो जितनी भी सिस्टम है देश की उस पे उन्हीं का ही कब्जा है। तो मैंने शुरुआत में कहा कि अगर एक एक चीज के लिए अगर हम लोग पर्टिकुलर लड़ते रहेंगे, सिर्फ एक एक समस्या को लेकर लड़ते रहेंगे तो हर समस्या को अलग अलग लड़ने में हमारी पूरी लाइफ बीत जाएगी। तो इन सभी समस्याओं का मेन कारण ढूंढ के जब हम इसके खिलाफ आंदोलन करते हैं कि हाँ अगर ये आंदोलन हम करते हैं तो सभी चीजें हमें सॉल्व होने वाली है,
मगर लोगों को प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, जोड़ने के लिए उस समस्या को उठाना पड़ता है, उनको समझाना होता है कि ये समस्या है और इस समस्या का ये समाधान है। तो अगर वो समाधान हमें हमेशा के लिए करना है तो एक बड़ा आंदोलन इस देश में जब तक हम लोग सभी लोग मिलकर नहीं करेंगे, जितने भी SC ST OBC माइनॉरिटी है, तब तक ये समस्या हल होने वाली नहीं है। तो जितना भी नाजायज कब्जा है, इसको हम कब्जा नहीं करेंगे, ये नाजायज कब्जा है। तो नाजायज कब्जा कभी भी प्यार से हल नहीं होता है। एक बड़े आंदोलन के माध्यम से ही हम ये पूरा नाजायज कब्जा उनसे छीन सकते हैं। तो एक बड़ा आंदोलन जब तक हम लोग इस देश में खड़ा नहीं करेंगे, शक्ति का निर्माण नहीं करेंगे, ये चीजें हम उनसे नहीं ले पाएंगे। तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी हमें लोगों को करनी होगी, लोगों को समझाना होगा, शक्ति का निर्माण करना होगा और राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने के लिए लोगों को प्रेरित करके ये सब चीजें लोग सॉल्व कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सो जैसे अमित माटे जी ने बताया कि हमें जो जो सभी समस्या के हम अब सभी समस्या को सुलझाने का काम करेंगे तो हम कभी समस्या को सुलझा नहीं होगा। तो सभी समस्या को एक एक मानकर हमें एक देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। सो वाम से जो आज है, वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, ऑफशूट विंग जितने भी है, तो हम आज जो बुद्धा के जो संघ था उसी से ही प्रेरित होके जो उनके सूत्र थे समानता, स्वतंत्रता, बंधुता के आधार पर ही आज वो ही आंदोलन हम चलाने का काम जो सारे संगठन है वो कर रहे हैं। तो सर अभी मैं आपको जानना चाहूंगा कि आप लास्ट पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो बुद्धा की जयंती के अवसर पर हमने जो आज विचार किए, तो लास्ट पर आपको अपना क्या मैसेज देना चाहते हैं अंतिम पर? मैं मैसेज यही देना चाहूंगा कि पर्टिकुलर जो हमें जाति और धर्मों में बांट के रखा है, तो यही कहूंगा कि जो बुद्धा का जो वैचारिक आंदोलन था, बुद्धा का वैचारिक आंदोलन, ये वैचारिक आंदोलन बुद्धा से लेके तो जितने बीच में हमारे संत हुए, जितने भी संत, महाराष्ट्र के जो संत थे, नामदेव जी की बात करेंगे, महात्मा बसवेश्वर की बात करेंगे, संत तुकाराम जी, संत कबीर जी या गुरु रविदास जी की बात करेंगे, नानक जी की बात करेंगे, गुरु नानक जी हो गए, गुरु गोविंद सिंह जी हो गए, शिवाजी महाराज हो गए, संभाजी महाराज, इधर फुले शाहू अम्बेडकर, काशीराम जी तक जितनी भी हम लोग बात करेंगे, इन सभी ने वो समता, स्वतंत्रता और बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र के लिए अपनी जान निछावर की है। जो पर्टिकुलर हमें वर्तमान समय में जो अलग अलग धर्मों के माध्यम से बांटा गया, जाति के माध्यम से बांटा गया, तो हम चाहते हैं कि सभी लोग इस चीज को समझे कि हमारे जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी संत हुए, उन्होंने एक ही आंदोलन चलाया, वो था समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पे आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना। तो हमें अपना जो पूर्वाग्रह है दिमाग में जो आज तक हमारे डाला गया है कि ये हमें और हम किसी और गुरु को मानते हैं, तो हमें माइक्रो लेवल पे जाकर स्टडी करनी होगी कि हमारे गुरु ने यही आंदोलन चलाया है जो इस देश में समानता, आजादी, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। तो हमें इन चीजों के लिए इस देश में एक बड़ा आंदोलन तैयार करना होगा और सभी जाति और धर्म के लोगों से ये अपील है कि वो लोग भी अगर आने वाली नस्लों को बचाना चाहते हैं तो हमें अभी इसके लिए। अमित माटे जी, हम आपसे एक और सवाल जानना चाहते हैं। जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि मैं भारत को बौद्ध में बात करके छोड़ूंगा, और इसी संदर्भ में बाद में साहब कांशीराम जी ने भी कहा था कि मैं, हमारा भी सपना है कि मैं भारत को बौद्ध में ही भारत देखना चाहता हूँ। सो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये सपना देखा था कि मैं भारत को बौद्ध में ही भारत बनाकर छोड़ूंगा। तो बाद में बाबा साहब अम्बेडकर जी की भी हत्या हुई, तो इसके संबंध में भी थोड़ा सा बताइए आप। जिन्होंने बौद्ध में करने का सपना बाबा साहब ने देखा, उसके पश्चात ही बाबा साहब जी की हत्या हुई, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए आप, मार्गदर्शन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी चर्चा में ये सब्जेक्ट निकला ही था कि अगर इस देश में अगर बुद्धिज्म फिर से प्रस्तापित हो जाता है, यानी जो बुद्धिज्म का जो विचारधारा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पे आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना, तो नुकसान किसका होने वाला है? तो नुकसान वर्तमान में जो इस देश के शासक है, ब्राह्मण लोग है, उनका होने वाला है। क्योंकि वो लोग इन चीजों को मानते ही नहीं है, ना समता को मानते, ना स्वतंत्रता को, ना बंधुता को, न्याय को। तो नुकसान होने वाला है इस देश में ब्राह्मणवादी शासकों का और ब्राह्मणों का, जो इस देश का है ही नहीं, जो विदेशी लोग है, जो हमारे देश में नाजायज कब्जा करके बैठे हैं। तो जिन जिन लोगों ने समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को आधारित जो बुद्धिज्म की विचारधारा है उसको पूरा करने का काम किया, उन लोगों के ब्राह्मणों ने हत्या की। अगर एग्जाम्पल देना है तो छत्रपति शिवाजी महाराज का भी दे सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो अपना राज्याभिषेक करवाया था, तो दूसरा राज्याभिषेक उन्होंने तंत्रयान पद्धति से करवाया था, और तंत्रयान बुद्धिज्म की एक शाखा थी। तो उन्होंने ये मान के चल सकते हैं कि उनकी बुद्धिज्म को ही उन्होंने स्वीकारा था, और उन्होंने चैलेंज कर दिया था उस समय कि ब्राह्मण बोल के कौन मनमानी कर रहा है इस देश हमारे राज्य में कर दिया है। ब्राह्मणों को खुला चैलेंज कर दिया था। एक तो उन्होंने दूसरा अपना राज्याभिषेक करवाया था, वो बुद्धिज्म के माध्यम से, तंत्रयान के माध्यम से करवाया था, निश्चलपुरी गोस्वामी के माध्यम से। उस सिस्टम के जो लोग थे इस देश में समाज व्यवस्था को चलाने वाले ब्राह्मण लोग, उनको चैलेंज कर दिया था कि ब्राह्मण बोल के कौन मनमानी कर रहा है। तो शिवाजी महाराज की हत्या कर दी गई।
उसके बाद संभाजी महाराज, उन्होंने बुद्ध भूषण ग्रंथ लिखा और वो तो उनसे भी पराक्रमी थे, उनकी भी हत्या कर दी गई। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने चैलेंज किया था कि 2 साल के अंदर भारत को बौद्ध में कर दूंगा। तो बौद्ध में भारत को कर दूंगा यानी ही इस देश में ब्राह्मणों का राज जो है उसको जड़ से खत्म कर दूंगा। तो बाबा साहब ने जब चैलेंज किया कि 2 साल में भारत को बौद्ध में कर दूंगा, बाबा साहब की भी हत्या प्लानिंग के साथ कर दी गई। काशीराम जी ने भी 2006 में काशीराम जी ने डिक्लेयर कर दिया था कि 2006 में ऑल इंडिया लेवल पे बुद्धिज्म की दीक्षा ली जाएगी। इससे पहले ही काशीराम जी को भी खत्म कर दिया गया। हमारे महाराष्ट्र में एक हनुमंत उपरे थे जो ओबीसी थे, उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे इसका प्रचार चलाया था। उन्होंने भी डिक्लेयर किया था कि 2016 में बहुत बड़े लेवल पे हम लोग भी दीक्षा लेंगे, ओबीसी लोगों को बहुत बड़े लेवल पे दीक्षा दिलवाया। उनकी भी समय के पहले ही मृत्यु हो गई। इस सब चीज के पीछे अगर हम लोग देखें कि जो जो लोग इस देश में बुद्धिज्म को प्रस्तावित करना चाहते हैं, उन लोगों की प्लानिंग के साथ हत्याएं करवाते। तो इस देश में अगर हम लोग चाहते हैं कि बुद्धिज्म प्रस्तावित हो तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना होगा, तो तरीका अपनाना होगा, उस विचार को लेकर हमें चलना होगा जो इस लोग सफल हो रहे हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि ब्राह्मण लोग पहली बार जो वहां से भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से काम चल रहा है, पहली बार ब्राह्मण लोग असफल हो रहे हैं हमें रोकने में। हम लोग इस विचारधारा को बड़े लेवल पर प्रस्तावित करने में सफल हो रहे हैं और हम लोग होंगे, ये हम आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित माटे। तो साथियों, ये थे हमारे अमित माटे, हरियाणा के बामसेवक के प्रभारी इंचार्ज। और आज हमारा जो प्रोग्राम था को 2564वीं बौद्ध पूर्णिमा, बौद्ध के जन्मोत्सव पर हमारा जो प्रोग्राम उनको समर्पित था। सो मैं आप सभी साथियों को बेनती करता हूं कि जो हमारा बहुजन क्रांति मोर्चा इटली यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। जो हमारा मुख्य उद्देश्य है इस कार्यक्रम को चलाने का, इस प्रोग्राम को चलाने का, चैनल को चलाने का, वो सामाजिक परिवर्तन हित के लिए है। कि जो सामाजिक हित के लिए और जन आंदोलन के लिए जो समर्पित है, जो ज्यादा से ज्यादा लोग जैसे अवेयर होंगे, जागरूक होंगे, अभी ही हमारा आंदोलन बढ़ेगा। तो बढ़ने के लिए हमें जो सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और सोशल मीडिया पर ही बहुजनों की आवाज है। जो होर मीडिया है, वो सभी मीडिया, जो वोकल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, वो सभी की ही ब्राह्मण के कंट्रोल में है। अपनी सोशल मीडिया ही बहुजनों की रियल आवाज है। तो इसी के साथ मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय मूलवासी।